आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देर से मिला इंसाफ कई बार नए सवाल छोड़ जाता है और जब मामला भगवान के खजाने का हो तो जवाब सिर्फ सरकार नहीं पूरी व्यवस्था को देना पड़ता है। एक पुरानी कहावत है कि सांच को आंच नहीं लेकिन सच को दबाने की कोशिश जरूर होती है। और एक शेर, हकीकत कब तक फाइलों में कैद रहेगी, एक दिन हर खामोशी अदालत में गवाही जरूर बनेगी। अब उस खुलासे की ओर जो सिर्फ कथित वित्तीय अनियमितताओं का नहीं बल्कि वर्षों तक चली सरकारी चुप्पी का भी सवाल खड़ा करता है। मामला बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि 2012 से 2017 के बीच भगवान के चढ़ावे और थाली भेंट से जुड़े वित्तीय मामलों में कथित अनियमितताएं हुई हैं। जांच हुई, रिपोर्ट आई, शासन तक पहुंची और 17 सितंबर 2024 को न्याय विभाग ने अपनी कानूनी राय में साफ कह दिया कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ भारतीय न्याय संहिता की उपयुक्त धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी सरकार फाइलों में कानूनी राय मौजूद थी, सरकारी फाइलों में। फिर सवाल उठता है कि अगर कानूनी राय थी तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? अगर रिपोर्ट शासन के पास थी तो फैसला क्यों नहीं हुआ? किस स्तर पर फाइल रुकी और किसने कार्रवाई रोकी? आइए आपको दिखाते हैं कि इन सरकारी फाइलों में आखिर लिखा क्या है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे आपको। देखिए, तमाम बातें आपको हम समझाएंगे कि आखिर सरकारी फाइलों में क्या लिखा है। सबसे पहले देखिए सरकारी फाइल में क्या लिखा है, जांच में गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। आपको हम बताएं कि जब शुरुआती जांच हुई थी साफ देखा गया कि उसमें गड़बड़ियां हुई हैं। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की सलाह दी गई। जब ये जांच रिपोर्ट तलब की गई थी अधिकारियों को तो साफ साफ ये कहा गया था कि जो सभी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। फिर क्या होता है, केस दर्ज करने की बात कहते हैं। तमाम बातें सिर्फ पेपर पे चल रही हैं, अभी तक इस पर कोई मुद्दा नहीं उठा है या फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कानूनी कार्रवाई की सिफारिश, तो देखिए फिर से कानूनी कार्रवाई की सिफारिश हुई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। फिर होता है जांच में गड़बड़ियों की बात कही जाती है। अब आपको हम बता देते हैं कि सरकारी फाइल का सफर क्या है। जांच अधिकारी, आयुक्त, विधि विभाग। जांच अधिकारी जो जांच करते हैं वो आयुक्त को भेजते हैं, फिर विधि विभाग तक ये खबर जाती है। देखिए आप क्रोनोलॉजी समझिएगा किस तरीके से डिपार्टमेंट दर डिपार्टमेंट ये चीजें बदलती जाती हैं। विधि विभाग, फिर प्रमुख सचिव, सचिव, सरकार तक बातें पहुंच चुकी हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी? आखिर वो कौन से लोग हैं जिस पर ये तमाम बातें कही जा रही हैं? मामला यही नहीं रुका है। 18 जनवरी 2026 उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि गढ़वाल आयुक्त की जांच रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया। अदालत ने उस दस्तावेज पर भी जवाब मांगा जिसमें न्याय विभाग पहले ही आपराधिक मुकदमे की सलाह दे चुका था। अब तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसने रोकी कार्रवाई। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि तमाम बातें सामने आ रही हैं और ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस अधिकारी ने फाइल दबाई, कहां सिस्टम में त्रुटि देखने को मिली। तमाम बातें सामने आ रही हैं। तीसरा सवाल, किसके संरक्षण में वर्षों तक निर्णय टलता रहा। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं ऐसे में तीसरा सवाल यही है कि कौन वो लोग थे जो इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। क्या दोषियों को बचाने की कोशिश हुई है? ये तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम पूछेंगे किसने रोकी है कार्रवाई। तमाम बातें सामने आ रही हैं, यानी कि जिस फैसले का जवाब शासन को फाइलों में देना था उसका जवाब अब अदालत में देना पड़ रहा है। अब आपको दिखाते हैं, तमाम बातें हमने आपको दिखाई, आपको हम दिखा देते हैं कि विभागीय जो दर है, विभाग दर विभाग किस तरीके से ये नोटिस जारी होता रहा। तमाम बातें देखिए, हरिचंद सेमवाल। फिर यहाँ पर ये सरकारी दस्तावेज आपको दिखा रहे हैं, कुछ भी ऐसे बाहर से नहीं दिखाया गया है। तमाम बातें कही गई हैं, दस्तावेजों में साफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।
अनियमितताएं दर्शाई गई हैं और ऐसे में देखिए किस तरीके से इन सब की अनदेखी हुई है। तमाम पेपर्स मेरे हाथ में भी हैं और वही पेपर्स मैं आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रही हूं। किस तरीके से देखिए एक एक पहलू पर बातें कही गई हैं, लेकिन इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। कब से? 2017 से 2026 तक। और ऐसे में सरकार किसकी थी? भाजपा की सरकार थी। लेकिन जरा सोचिए कि सिस्टम एक, सरकार एक, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पूरा का पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। कुंवर जपेंद्र सिंह, प्रवक्ता भाजपा से, आशीष सैनी, प्रवक्ता कांग्रेस से, महेंद्र प्रताप सिंह, संवाददाता देहरादून से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय जी भी जुड़ चुके हैं। विजय नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है आप सभी का। और आपको हम बता दें, सबसे पहले मैं चलूंगी हमारे संवाददाता के पास, महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र, देखिए तमाम बातें सामने आ रही हैं और ये बड़ी ब्रेकिंग आपने करी है। इसको लेकर के क्या कंफ्यूजन हुआ है? आखिर सरकार एक ही है 2017 से 2026 तक, फिर भी ऐसी अनियमितताएं पाई गई हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। महेंद्र महेंद्र, शायद आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी 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 मनीषा जी जी बिल्कुल, बताएं। ब्यूरोक्रेसी की अनूठी कार्यशैली की मिसाल है कि किसी एक शिकायत पर 2023 में जांच होती है, गणना आयुक्त कानूनी राय लेती एक सरकारी विभाग न्याय विभाग को भेजते हैं। उसमें प्रमुख सचिव थे तत्कालीन प्रदीप जी, उन्होंने साफ लिखा कि इस पर विभागीय कार्रवाई तो की ही जाए, इसके अलावा आपराधिक मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो। लेकिन इसके बाद सारी फाइल ठप हो गई। मामला एक याचिकाकर्ता है वो हाई कोर्ट लेकर के गए, तब पता चला कि 2012 से 2017 तक वित्तीय अनियमितता हुई है। बहुत वित्तीय अनियमितता, करोड़ों का अनबेल हुआ है। इसके अलावा बेतरतीब नियुक्तियां हुई हैं नियमों के खिलाफ जाकर के। हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने जब इससे सरकार से रिपोर्ट तलब की तो 2 बार से ये मोहलत ले रहे हैं हाई कोर्ट से भी, और अब तक काउंटर एफिडेविट सरकार या अफसर नहीं दे सके। मनीषा जी, इसके बाद मैं चलूंगी कुंवर जपेंद्र सिंह जी के पास, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। आपसे ये सवाल रहेगा कि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं 2027 से अभी तक ये मामला लंबित ही चल रहा है, इसको लेकर के आपसे सवाल पूछूंगी कि आखिर कहां लापरवाही बरती गई है, कहां चूक हुई है? ये साफ हो गया, जो ये अनियमितताओं का समय सीमा है, ये कांग्रेस के शासनकाल, कांग्रेस के प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के ही अध्यक्ष थे जो नियुक्त किए गए थे, गोदयाल जी, जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष। अब फिर बात वहीं आ जाती है कि कहेंगे जी आप बार बार कांग्रेस पे निशाना लगाते हैं। तो जिस कांग्रेस को सनातन के सम्मान की चिंता ही नहीं है, जिस सनातन को बदनाम करने का और उसे नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है, उसी कांग्रेस के शासन काल में ये अनियमितताएं पाई गई और ये अनधिकृत नियुक्तियां हुई। अब जो नियुक्तियां हुई तो वो भी डेफिनेटली वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो नियुक्त किया नहीं गया वहां। जपेंद्र जी, लेकिन 10 साल से आप देखिए, 10 साल का अंतराल हमने बता दिया, शायद 11 साल हो गया, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि जब आपको तमाम नोटिस जारी कर दिए गए हैं, आपराधिक ये निश्चय भी कर लिया गया कि ये आपराधिक मामला है, उसके बाद भी कोई नोटिस या फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल तो ये है, मान लेते हैं कि कांग्रेस के रेन में ये तमाम घपलेबाजी की गई, लेकिन जब भाजपा आई तो उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या सवाल तो यही उठ रहा है। मनीषा जी सुनिए तो ना, हमने पहले कहा कि हम कांग्रेस का नाम लेंगे तो कहेंगे जी लो आप कांग्रेस का नाम ले रहे हो। भाई हुआ, अब ये तो मानते हैं ना कि जो नियुक्तियां हुई कांग्रेस के शासनकाल में हुई और कांग्रेस ने उसमें अपने लोगों को भर दिया। अब आइए कि अब आगे जांच होती है, जांच में खुलासे होते हैं, पिछला भ्रष्टाचार निकलकर सामने आता है, तो जो लोग वहां समिति में हैं, जो वहां नेक्सस बना दिया गया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से कहीं ना कहीं उन लोगों में ये डर तो था कि अब ये भेद खुलेगा और जिस साजिश को और जिस
प्रकरण को अंजाम दिया गया तो ये सनातन की आस्था का केंद्र है। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी या हमारे और चारों धाम उत्तराखंड के अंदर, वहां पहले तो भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी किसी भी तरह की क्षमा के योग्य नहीं है। कठोर से कठोर कार्रवाई, कठोर से कठोर दंड, ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं और ये साफ हो चुका है। समाज भी यही चाहता है कि इन चोरों, ठीक है, हमने आपकी बात समझ ली। बात करते हैं आशीष सैनी प्रवक्ता से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देखिए, तमाम आरोप लग रहे हैं, अब तो भाजपा सीधे सीधे इसका ठीकरा जो है अब कांग्रेस पर फोड़ रही है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि आपके शासनकाल में तमाम अनियमितताएं पाई गई हैं? देखिए, मैं दो बात आपके सामने रख रहा हूँ। पहली, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की सारी बात को सही मान लें तो जब आपको मालूम है कि कांग्रेस के समय में नियुक्तियां हुई हैं और उस वक्त जो नियुक्तियां हुई हैं उन्हीं से अपराध हुआ है, तो आपने अभी तक पूरी कांग्रेस पार्टी को जेल भेजने का काम क्यों नहीं किया? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नंबर एक। नंबर दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल से आखिर कर क्या रही है? भाई, आप वहां बैठे, वहां प्रदेश की सत्ता में आप हो, राष्ट्र की सत्ता में आप हो, दोनों जगह बैठने के बाद सिवाय फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने के अलावा आपके मुख्यमंत्री ने या आपके नेताओं ने क्या काम किया? और तीसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं जरूर जोड़ देता हूं, जब कल से पिछले एक हफ्ते से बार बार एक गोदियाल जी के समय में या कांग्रेस के समय की बात कर रहे हैं, जो लोग कांग्रेस के लोग हैं और आपके सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, तो आपने उनको किस खुशी में रख रखा है? जब आपकी ये थ्योरी है कि कांग्रेस के समय में या कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान के नियुक्त हुए लोग या तो उसी समय में नेतागिरी करके नेता बने हुए लोग, विधायक बने लोग आज आपकी सरकार में, तो आप उन्हें निकाल दीजिए। आज क्यों दूसरी पार्टी के लोगों को मंदिर की चोरी? लेकिन देखिए, एक सवाल आशीष जी आपसे ये भी उठता है कि जिन भी कर्मियों की जो चयन है वो आपकी सरकार ने किया, ऐसा भाजपा कह रही है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि आपके चयनित लोग ही वहां पर घपलेबाजी कर रहे हैं, वहां पे तमाम चोरियां कर रहे हैं? देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, हमारा जो प्राइम न्यूज चैनल है हमारा, ये हो सकता है तब बना हो जब कांग्रेस सरकार रही हो, तो इसका मतलब ये चैनल भी देशद्रोही हो गया। इनका जो लॉजिक है वो लॉजिक की सीमा से बाहर है। ये बेवकूफी और मूर्खता भरी बातें लगातार कर रहे हैं और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि सरकार कर रही है, प्रवक्ता कर रहे हैं और इनके सारे लोग मिलकर इसी बात को कहने में लगे हुए हैं। यानी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक झूठ को 1000 बार बोला जाए तो फिर सच साबित कर देंगे, लेकिन सच साबित नहीं कर पाएंगे। चोरी मंदिर में हुई है, बीजेपी के लोग पकड़े गए हैं। और मनीषा जी, मैं आपको बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी सनातनी है, मैं उसका एक लाइन में एग्जांपल दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से एटीएम बना दिया है मंदिरों को। जिन जिन मंदिरों में चढ़ावे की रकम और भक्तों की संख्या अधिक है, वहां इन्होंने आरएसएस के लोगों बिठा दिया और आरएसएस जब से बनी है और आज तक लगातार चोरी का ही काम करती रही है और ये चोरी लगातार बढ़ रही है। चोरी का दायरा बढ़ता जा रहा है, चोरी के दायरे में भगवान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर भगवान राम भी जमीन पर उतर कर आकर कहें, भाजपा वालों पर आरोप लगा देंगे, तो ये भगवान को भी मानने से इनकार कर देंगे। ये बड़े लंपट किस्म के लोग हो चुके हैं। ठीक है जपेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं क्विक रिएक्शन हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय नारायण जी से लेना चाहूंगी कि सर देखिए, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, पहले राम मंदिर, अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर वैष्णो माता, क्या चल रहा है? आखिर ऐसी परेशानी पहले नहीं आई थी, लेकिन एक के बाद एक, परते दर परते तमाम खुलासे हो रहे हैं। देखिए मनीषा जी, ये लगातार कुछ न कुछ कहीं ना कहीं खासतौर से बड़े मंदिरों में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आता जा रहा है। अयोध्या से लेकर आप इंदौर मालवा में चलिए, वहाँ पे बंगलामुखी की मंदिर में हुआ, बद्रीनाथ जी हुआ, अब वैष्णो देवी का भी नंबर आ गया है कि वहाँ 80 टन चांदी थी। जब उसका शुद्धिकरण करने के लिए भेजा गया तो उसमें सिर्फ 8% शुद्ध चांदी मिली। मामला वहाँ भी एफआईआर हुआ, कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जांच करने वाले आईओ को कोर्ट ने तलब भी किया है जांच रिपोर्ट के साथ। तो ये कुल मिला के मुझे लगता है ये ट्रस्ट और जो समितियाँ इनका रख रखाव करती हैं, ये इनकी ही अकेले जिम्मेदारी डाल के इनको नहीं बख्शा जा सकता। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं सरकार देखती है और एक बाकायदे इनके रजिस्ट्रेशन का ट्रस्ट हो या समिति हो, इसका एक प्रोसेस होता है। और ख़ास तौर पर बद्रीनाथ जी वाले मामले में तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि 2017 से चीज़ें चल रही हैं और सरकार को पता ही नहीं।
हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र ने कहा कि कुछ है, सब कुछ तो दस्तावेज हमने दिखाया ही, तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पता तो सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है या फिर वो देखना ही नहीं चाहते हैं। अब ये पट्टी उनकी आंखों में बांधी गई है या उन्होंने खुद ही बांध ली है, ये समझ में नहीं आ रहा है। विजय जी, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां कांग्रेस के समय में हुई थी और उन लोगों ने चोरी की। देखिए, नियुक्ति के समय आप ये तय नहीं कर सकते कि आप पता नहीं कर सकते कि इस आदमी की नीयत क्या है, खोट है, चोर है या नहीं है। खैर वो बात छोड़ दीजिए। आपके भी कार्यकाल में, भाजपा के भी कार्यकाल में तमाम लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, तमाम लोग घूस खाते हुए, घूस रिश्वतखोरी में पकड़े गए हैं, इसलिए ये कहना थोड़ा उचित नहीं होगा। लेकिन एक जिम्मेदार सरकार की ये लापरवाही तो इसमें साफ साफ नज़र आती है कि ये चिट्ठियाँ, फाइलें इस दफ्तर से उस दफ्तर तक दौड़ रही हैं। और मुझे याद आ रहा है मुख्यमंत्री जी धामी जी का वो बयान, वास्तव में वो बड़ा दिल को छू लेने वाला बयान था, जब उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम में चोरी जो है वो गौ हत्या के समान है और अपने माँ बाप की हत्या के समान है। तो मुझे उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है। देवेंद्र जी के पास चलूंगी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया, विजय जी ने उठाया, वही मैं भी उठा रही हूं कि आखिर 2017 से अभी तक इतने सारे लेटर्स के जाने के बावजूद इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों अनदेखी की जा रही है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर कांग्रेस के कार्यकाल में तमाम बातें सामने आई तो भाजपा को तो इसको मुखरता से उसको उठाना चाहिए था, क्यों नहीं उठाया गया? मनीषा जी, बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दान पात्रों की चोरी गो हत्या के समान है, बिल्कुल सरकार और मुख्यमंत्री उस पर अडिग हैं और पूरा संगठन और सरकार उस पर अडिग है। अब टेक्निकल चीजों को आप समझिए, जितनी भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं जो मंदिरों का प्रबंधन करती हैं, वो सभी एक स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनके कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के बाद अधिकारी हैं। तो ये जो मिली भगत का खेल अब निकलकर सामने आया है, उससे शायद उनसे संपर्क टूट गया है। हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता से। तमाम टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया जा रहा है, टेक्नोलॉजीज का हवाला दिया जा रहा है। आशीष सैनी जी, सीसीटीवी फुटेज में और उसमें कैमरों में बदलाव की भी जानकारी वहां पर आई है। अभी इन्होंने कहा कि पहले के समय में जो वहां पर गड़बड़ियां हुई और बाद के समय में हुई। अयोध्या का राम मंदिर तो 2022 से बना, इसमें तो ये क्योंकि कांग्रेस का कोई दोष ढूंढ नहीं पा रहे हैं और अभी वो मंदिर पूरा बना भी नहीं है। और अभी ये मालूम चल गया था कि वो इन्होंने ऐसा काम क्यों किया। इन्हें अपने दूसरी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए और तमाम तरह की जो लूट खसोट की नीति अपना रहे हैं राजनीति में, उसके लिए इन्हें अथाह धन नगद रूप में आवश्यकता थी। इन्होंने इसीलिए मुझे लगता है कि 2022 में अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया और वहां पर हजारों करोड़ रुपए जो देश की जनता ने दिया उसे लूट लिया। इतना मोहम्मद गजनी और गोरी ने भी देश को शायद इतना नहीं लूटा होगा जितना भाजपा के लोग लूट चुके हैं। और मनीषा जी, सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि बार बार बीजेपी के लोग, अभी आपके प्रवक्ता को भी सुना होगा, इन्होंने कहा कि यदि हम मंदिर में चोरी की जांच की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस ने मांग की है, मुझे बता दीजिए भाजपा ने कोई एक धरना, कोई एक प्रदर्शन या अधिकारियों को कोई निर्देश दिया हो कि इसमें जल्दी कार्रवाई की जाए? आपके ही चैनल पर पूरी डिटेल के साथ चल रहा है कि पहले कभी फाइल विधि विभाग में जाती है, कभी किसी और विभाग में जाती है और एक विभाग से विभाग चक्कर काट रही है। लेकिन ये जो जांच है, मैं इस जांच पर भी एक सवाल खड़ा करता हूँ। ये जांच इसलिए नहीं है कि चोरी किसने की है और वो चोरी का धन कहाँ पर है। जांच इसलिए कि ये सबूत बाहर कैसे आए, कि बाहर बात लीक किसने की है। तो ये उसको लपेटने की, उसको दबाने की, लेकिन इसका सवाल तो आप दीजिए ना आशीष जी। तमाम बातें कही जा रही हैं कि अच्छा ठीक है भाजपा की सरकार बाद में आई, लेकिन तमाम जो घपलेबाजी हुई है वो तो कांग्रेस के शासनकाल में हुई। देना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, ऐसी कोई इनकी मनगढ़ंत कहानी है। इन्होंने अच्छा, अगर ये फाइल 2017 से घूम रही है तो जाहिर तौर पर उससे पहले से धांधली चल रही है। हरीश रावत की सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह की सरकार थी। धांधली तो इनके जमाने में ही शुरू हुई और इन लोगों ने एक साजिश के तहत ये धांधली शुरू करवाई। हमारा खुला पकड़ो पे किसकी जांच करनी है। अब ये बार क्योंकि जिस तरह की शैली में ये बात कर रहे हैं कि भाई आप किस दिन फाइल बनी, मैं कह रहा हूँ फाइल अगर बनी है, हमने उसमें
हमारी सरकार के समय में यदि इसमें कोई जांच करने की बात सामने आई है तो जांच कर लीजिए ना, किसने मना किया? आपको तो अच्छा मौका मिल गया था, जांच करी है तभी ये रिपोर्ट हमारे हाथ में है आशीष जी। ठीक है, जपेंद्र जी के पास चलेंगे, काफी देर से वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपके पास मैं लौटूंगी। सैनी जी ने शुरुआत में भी एक बहुत अच्छी बात कही कि क्यों नहीं आपने पूरी कांग्रेस को जेल में ठूस दिया मंदिरों की चोरी के प्रकरण के मामलों में। अगर इस देश का संविधान और इस देश की न्याय प्रणाली हमें ये इजाजत देती तो इस देश की जनता इस कांग्रेस को चोरी करते हुए पकड़े गए, आप खुद चोरी करते हुए पकड़े गए, मंदिरों में चोरी करने का बीजेपी का आरएसएस के लोगों का पुराना इतिहास है, आरएसएस के लोगों का जीवन चोरी में बीता है, आज भी भारत मिल रहा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी और कहीं सरकार के चोरी के बाद प्रति सीना चोरी वो जन भावनाएं हैं और जो जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी कड़ा एक्शन ले, तो किसी भी साजिशकर्ता को, किसी भी उस अधिकारी को, पदाधिकारी को, उस कर्मचारी को जो धार्मिक संस्थानों से चंदा चोरी के मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर से भी चंदा चोरी किया और घर घर जाकर राम मंदिर की रसीदें काटी, वो भी चंदा चोरी किया। वही चंदा चोरी आज सहयोग करने वाले कोर्ट की तरफ कूद कर निकल रही है और वही कोर्ट जो कूद रहा है वही बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ महेंद्र भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं, बद्रीनाथ से जुड़े हुए हैं, उसी स्थल से जुड़े हुए हैं जहां पर तमाम घपलेबाजी का जो मामला है वो सामने आ रहा है। महेंद्र, आपसे ये सवाल है कि जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो बार बार भाजपा ने तारीख पर तारीख मांगी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? किन पहलुओं का इंतजार कर रहे थे वो? किसका इंतजार कर रहे थे वो? देखिए मनीषा, दरअसल होता क्या है, सरकारें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका अफसरों की तय की जानी चाहिए। इसमें जो रिपोर्ट दी है वो सरकारी अफसरों ने दी है और जो वहां पे शासकीय अधिवक्ता हैं तो काउंटर एफिडेविट लगाना है। इतनी मजबूत रिपोर्ट लगा रखी है कि अफसरों के बारे में तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि आखिर तुमने इतनी रिपोर्ट लगा दी, सबकी भूमिका तय कर दी कि आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, तो किस आधार, इसलिए वो मोहलत ले रहे हैं और काउंटर एफिडेविट नहीं लगा पा रहे। इसलिए इस बार भी तो मुझे लग रहा है आगे भी मोहलत लेकर के तो इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, जी जी बताएं। घोटाला वित्तीय अनियमितता हुई थी, उसमें गढ़वाल आयुक्त ने जांच रिपोर्ट लगाई, विधिक राय लिया गया न्याय विभाग से। अब जो ताजा मामला, जो चढ़ावा घपले का मामला हुआ है, उसमें भी गढ़वाल आयुक्त के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है और अभी ताजा घटनाक्रम ये है कि जो अन्य समितियां गठित की गई हैं उनकी रिपोर्ट तो आ रही है, लेकिन अब तक गढ़वाल आयुक्त के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई है उन्होंने अपनी ओर से उन्होंने क्या जांच किया, क्या पाया, उनके पास से अब तक एक भी रिपोर्ट नहीं आई है। मनीषा, जपेंद्र जी आपसे पूछेंगे कि यही सवाल है आपसे कि आखिर न्याय मांगने में इतनी देरी क्यों हो रही है, और अगर न्यायाधीश तक ये बात गई है तो बार बार भाजपा मोहलत क्यों मांगती हुई नजर आ रही है? तारीख पर तारीख लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं, आखिर क्यों? भाजपा बिल्कुल भी मोहलत नहीं मांग रही। जब प्रदेश के क्या बात कर रहे हैं? हाईकोर्ट में यह मामला है और भाजपा की तरफ से बार बार मोहलत मांगी जा रही है, यह भी दस्तावेज में लिखा हुआ है। देखिए, शासकीय अधिवक्ता अपना काम कानून के हिसाब से करते हैं। क्या करते हैं? सरकार अपना काम करती है और सरकार का स्टैंड क्लियर है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टैंड क्लियर है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में हुए घोटाले और चंदा चोरी बिल्कुल ये अपराध बख्शा नहीं जा सकता। इस तरह का जो ये घटनाक्रम हुआ है ये गो हत्या के पाप से भी बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो जनता की आशाएं हैं, जो सनातनी का एक भाव है, तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन अब इन स्वतंत्र संस्थाओं के कार्य प्रणाली में दखल देना पड़ेगा। ऐसा सरकार मानती है, ऐसा मुख्यमंत्री निर्णय ले चुके हैं और इन अपराधियों को इनके अंजाम तक पहुंचाने में थोड़ा वक्त तो जरूर लग सकता है, 10 साल अंजाम ऐसा होगा। जपेंद्र जी 10 साल और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, और कितना समय?
और कितना वक्त और कितनी मोहलत? आप आरोप लगा सकती हैं, आज जनता की भी आशाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरोप से है, नहीं है जपेंद्र जी, जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से है, अनफॉर्चुनेटली ये वास्तविकता है, बदकिस्मती से ये वास्तविकता है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वहां पर पहुंचते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और वो चढ़ावा नदारत हो जाता है, किसी और के पॉकेट में चला जाता है। ये तो बड़ा सवाल उठता है और इसी के साथ मैं रुख करूंगी हमारे साथ वरिष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, विजय नारायण जी भी जुड़े हुए हैं। देखिए 10 साल हो चुके हैं, अभी भी कुंवर जी ये कह रहे हैं कि अभी भी समय का इंतजार करना पड़ेगा। आखिर कौन सी वो घड़ी का इंतजार किया जा रहा है या फिर कौन सी वो मुहूर्त निकलेगी जिसके बाद वो कार्रवाई की जाएगी? 10 साल तक कोई कार्रवाई ना होना कई तरह के संदेह पैदा करता है और सवाल इसी संदेह की वजह से 10 तरह के सवाल उठते हैं। तो अभी भी समय है कि सरकार को चाहिए कि वो पारदर्शी तरीके से पूरी जांच कराए और जो लोग दोषी हों उनको कटघरे में लाए। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि अब किसी तर्क की कोई गुंजाइश है कि एक फाइल, एक जांच रिपोर्ट 10 साल से सरकार के दफ्तरों में घूम रही है और कोई भी जिम्मेदार सरकार में ऐसा नहीं है जो उस फाइल पर नज़र डाल ले कि ये क्या हो रहा है। भाई आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ जो उधर के हमारे 4 धाम है या काशी विश्वनाथ या भगवान राम का मंदिर या मथुरा के मंदिर, इस तरह के मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था के भरोसे के कितने बड़े केंद्र हैं। आप भाई वहाँ पे अगर आप चढ़ावा चोरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुँच रही है। और जब उनको ये पता चलता है कि इस चोरी की जानकारी तो सरकार के पास 10 साल पहले से है, उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई तर्क बनता है। रिएक्शन लेंगे क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। सबसे पहले बात करेंगे हम कांग्रेस प्रवक्ता आशीष सैनी से, फिर उसके बाद हम चलेंगे जपेंद्र जी के पास और उसके बाद वहां पर ही हमारा जो डिबेट है वो उसको विराम देंगे। देखिए अभी तक की बातों में सिर्फ एक चीज सामने आई है, ये कि लापरवाही सरकारी स्तर पर है और मेरी नजर में जो लापरवाही है वो दोषियों को बचाने का काम है। इस सरकार ने अपराधियों को अपने संरक्षण में बचाने का काम किया और मैं इन पर आरोप लगा रहा हूं कि पूरे देश में जो ये सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है, इसमें मंदिरों का ही पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, रिश्वत का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका उद्देश्य केवल सत्ता पाना है। आज उत्तराखंड को 10 साल हो गए। 10 साल में मनीषा जी इनके पास, इनके मुख्यमंत्री के पास बताने के लिए एक सिंगल काम नहीं है कि मैंने राज्य के इतने काम किया है, सिंगल भी नहीं। और पता नहीं भाषणों में और विज्ञप्तियों में छापते क्या क्या, जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है, केवल चोरी करना। और उसके बाद आप ही देखिए जब बची कुची कसर बची तो तमाम मंदिरों में वीआईपी एंट्री बार बार इन्हीं के लोग करवा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बात करेंगे हम जपेंद्र जी से। देखिए 2027 का चुनाव बेहद नजदीक है, उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश में भी, और इन दोनों राज्यों में तमाम आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश करेगी भाजपा? देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी ने संज्ञान लिया और योगी जी के संज्ञान में इस तरह के मामले आने के बाद वहां कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई और मुख्यमंत्री जी खुद उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी तरह उत्तराखंड के अंदर धामी जी, आज योगी जी और धामी जी से सनातन की रक्षा को लेकर, इन चंदा चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां को लेकर, इन धार्मिक संस्थाओं में इस तरह का अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयों के लिए जनता में भी भारी मांग है। तो उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री धामी जी की संज्ञान में चीजें आ गई, वो संज्ञान ले चुके हैं, उन्होंने कह दिया और पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी अपराधी को, अपराध करने वाले को, अपराध में सहयोग करने वाले को, और जिन अधिकारियों ने फाइलें दबाने का काम किया है वो भी जांच के दायरे में आ गए हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कोई भी बख्शा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज।